ओके, तो टॉपिक है टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। मैं ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर आपको बता चुका हूं कि आपका जो टाइम डोमेन रेस्पॉन्स है फॉर द सेकंड ऑर्डर सिस्टम और यूनिट स्टेप इनपुट वो क्या होगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडरूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस 5। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको याद रखने की जरूरत है। मुझे तो चलो याद है, लेकिन आप जो प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो रेस्पॉन्स था वो क्या था, कुछ इस टाइप का। ये अपन ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। क्यों होगा, क्योंकि देखो उसके अंदर जो फंक्शन था वो क्या था, साइनोसॉइडल एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन था। एक साइनोसॉइडल फंक्शन था, उसके अंदर साइन ओमेगा डी टी प्लस 5, ये तो साइनोसॉइडल फंक्शन था। ई टू द पावर माइनस एक्स को फॉलो कर रहा था वो, तो एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन हो गया और उसके अंदर भी क्या हो गया आपका साइनोसॉइडल हो गया। तो साइनोसॉइडल एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन है, उसका जब अपन ने बनाया तो ग्राफ कुछ इस टाइप से प्लॉट होगा। और ऑल द एपरेटस विच आर यूजिंग इन द लेबोरेटरी, वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर और एनी अदर डिवाइस, सारी की सारी हैं वो इसी ही जो सिग्नल है उसी को क्या करती हैं, फॉलो करती है, इसी को फॉलो करती है वो, ठीक है। ये जो फाइनल आपका आउटपुट होगा उसके अबाउट क्या करेंगी वो, ऑसिलेशंस करती जाएंगी और फाइनली जाके आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट है दैट विल बी सेटल डाउन, ठीक है। अब इसके अंदर अलग अलग टाइम स्पेसिफिकेशंस है, यानी जो टाइम है वो क्या क्या है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर काफी चीजें लिखी हुई है, एक आपका टीडी लिखा हुआ है, टीआर लिखा हुआ है, टीपी लिखा हुआ है, टीएस लिखा हुआ है। ये सब क्या चीजें हैं इनके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं अगर ढंग से बताऊं तो ये डायग्राम आप देखो, इस डायग्राम में और ऊपर वाले डायग्राम में कोई भी फर्क नहीं है, बस इसके अंदर क्या नोमेनक्लेचर मैंने चेंज कर दिया है। इसके अंदर नोमेनक्लेचर था नहीं, इसके अंदर नोमेनक्लेचर इनपुट कर दिया है। तो देखो इसके अंदर अलग अलग टाइप के हैं, राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम, ये सेटलिंग मिनिमम, सेटलिंग और ये पीक मैग्नीट्यूड, क्या क्या चीजें होती हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो वापस इस डायग्राम पे आ जाते हैं कि सपोज करो, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है कि सपोज करो कि आपका जो इनपुट है वो आपका स्टेप इनपुट है। फॉर एग्जाम्पल ये जो इनपुट है दैट इज योर स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट का मतलब क्या है, उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी ऑलवेज 1 विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम t इक्वल टू 0 होगा देन भी आपका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। और टाइम की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो भी मैग्नीट्यूड आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टाइम की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी आपका मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सॉरी टाइम तो चेंज होगा लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। लेकिन जब मैं इस स्टेप इनपुट को जब किसी में सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में लगाता हूँ, किसी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में लगाता हूँ, तो जो उसका जो आउटपुट मिलेगा दैट इज सी ऑफ टी। सी ऑफ टी जो मिलेगा वो सी ऑफ टी क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये कर्व दिख रहा है आपको। अब मान लो कि आपने इनपुट लगाया है दैट इज 1, यानी आपका जो आउटपुट है फाइनली 1 पे जाके सेटल डाउन होना चाहिए। फाइनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी, 1 होनी चाहिए। तो सी टी और टी क्या है कि अगर मैं टी को वेरी करता हूं तो मेरा टाइम या जो सी ऑफ टी है वो भी मेरा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यही तो आपका टाइम रेस्पॉन्स है। टाइम रेस्पॉन्स का मतलब क्या है कि अगर आप टी चेंज करो तो आपका आउटपुट भी चेंज हो। तो आउटपुट आपका फाइनली कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि आपने इनपुट ही 1 लगाया। अगर आप इनपुट में 50 वोल्ट लगाओगे तो वोल्ट मीटर कितना शो करेगा, 50 वोल्ट शो करेगा। अगर आप किसी एमीटर की बात करते हो उसके अंदर का 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो कितनी करंट शो करेगा, 2 एम्पियर की करंट शो करेगा। उसी तरीके से सपोज करो आपने 1 वोल्ट का ही इनपुट लगाया है तो कोई भी जो डिवाइस होगी कितना आपको आउटपुट देगी, दैट विल बी 1 वोल्ट ओनली। तो इसी तरीके से आपने यूनिट स्टेप इनपुट लगाया है तो आउटपुट भी कितना मिलना चाहिए आपको, यूनिट स्टेप यानी मतलब 1 ही मिलना चाहिए। तो अब इसके अंदर जो अलग अलग चीजें हैं वो क्या है कि सबसे पहले अपन बात करते हैं डीले टाइम की, दैट इज टी डी, टी ऑफ डी। ये टी ऑफ डी है, इसको बोलते हैं अपन डीले टाइम। ये एक्चुअली आपके एग्जाम में पूछी जाती है चीजें, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। डीले टाइम, डीले क्या टाइम क्या होया है यहाँ पे, देखो डीले टाइम का, देखो डीले टाइम से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं वर्टिकल तो ये यहाँ पे जाएगी। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये ग्राफ के जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफ, जो ग्राफ कौन सा आपका, दिस वन। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे उससे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ एक, अगर ये हॉरिजॉन्टल लिखता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5। 0.5 का मतलब क्या है कि जो फाइनल मैग्नीट्यूड मिलना था या फाइनली जो आउटपुट आना चाहिए उसका आधा, 1/2। 1/2 इक्वल टू क्या होगा, 0.5। यानी मैं बोलता हूँ कि डिले टाइम, यानी डिले टाइम क्या है, 0 से लेके टी तक। ये टाइम क्या है, ये वो टाइम है कि जब रेस्पॉन्स को, यानी किसी भी
टाइम रेस्पॉन्स को या आउटपुट को अपनी फाइनल वैल्यू के 50% पहुंचने में जो टाइम लग रहा है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज योर डिले टाइम। समझ में आया? डिले टाइम क्या है? देखो फाइनल आउटपुट कितना है, 1, ये 1 यहाँ पे है, 0.5 यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब क्या है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू का आधा पहुंचने में या मैक्सिमम वैल्यू का 50% पहुंचने में जो उसने टाइम लिया है, उस टाइम को अपन क्या बोलते हैं, डिले टाइम। तो इसमें फॉर्मूले की बात, इसकी अगर उसकी बात करूं मैं, तो क्या होगा, डिले टाइम क्या होगा मेरा, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पॉन्स टू रीच 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू इन द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड एज द डिले टाइम। फर्स्ट टाइम बात कर रहा है, क्योंकि देखो इधर भी देखो सेकेंड टाइम में भी ये 50% पे पहुंचेगा, फर्स्ट टाइम में, क्योंकि सेकेंड टाइम में तो कुछ ये 0 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम जब गया और वहां से 50% पहुंचने में जो उसने टाइम लिया है, दैट इज कॉल्ड एज योर डिले टाइम। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पॉन्स, कौन से रेस्पॉन्स की बात कर रहे हो आप, टाइम रेस्पॉन्स, टू रीच 50% ऑफ इस फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितनी है आपकी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। अगर मान लो कि आपका मैग्नीट्यूड 2 वोल्ट है, तो आपका 50% कितना होगा, 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट पहुंचने में उसको जितना टाइम लग रहा है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज योर डिले टाइम। दिस पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज द डिले टाइम। ओके, समझ में आया? ओके, उसके बाद में आता है, ये कुछ ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो अपन टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन डिले टाइम अपना कंप्लीट हो गया, देन राइज टाइम के बारे में पढ़ेंगे, पीक टाइम, मैक्सिमम पीक, सेटलिंग टाइम एंड स्टेडी स्टेट एरर, ये 6 टाइप की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं। सेकंड अपन बात करते हैं राइज टाइम की। तो राइज टाइम में देखो, राइज टाइम क्या है, टी आर, दिस इज कॉल्ड एज अ टी आर राइज टाइम। तो अपन अगेन क्या करते हैं, देखते हैं, तो ड्रॉ करते हैं पॉइंट, इसको यहां से स्टार्ट हुआ आप, और ये गया यहाँ पे, और इसका जब मैं वर्टिकल बनाया तो ये क्या हो गया, 1। यानी राइज टाइम क्या होता है, ये राइज टाइम कहां से स्टार्ट होगा आपका, जीरो से लेके यहां तक का जो टाइम है, दैट इज कॉल्ड योर राइज टाइम। दिस पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज अ राइज टाइम। तो ये राइज टाइम क्या होता है कि सिस्टम को अपने फाइनल वैल्यू तक पहुंचने में लगने वाले टाइम को अपन क्या बोलते हैं, राइज टाइम बोलते हैं। तो देखो, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रेस्पॉन्स टू राइज 0 to 100% फॉर एन अंडर डेप्थ सिस्टम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये सिस्टम अंडर डैम्प्ड है तो राइज टाइम की जो डेफिनेशन होगी, दैट विल बी लाइक दिस, 0 to 100%। अगर ओवर डैम्प्ड सिस्टम होगा तो उसकी एक वैल्यू अलग, उसकी जो डेफिनेशन होगी, दैट विल बी डिफरेंट। अपन अंडर ओवर डैम्प्ड सिस्टम या उस पर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स हैं, दैट ऑलवेज फॉलोज द अंडर डैम्प्ड सिस्टम। यानी मैक्सिमम क्या, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूजिंग इन द लेबोरेटरी आर डिजाइन फॉर द अंडर डैम्प्ड सिस्टम। यानी सब की उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ऑलवेज क्या होगी, डेल्टा, दैट इज डैम्पिंग फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। इसी को ही फॉलो करते हैं, इसी को क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं। ओके, तो राइज टाइम क्या होगा, 0 to 100% पहुंचने में जो टाइम लग रहा है फॉर ए अंडर डैम्प्ड सिस्टम, उसको अपन क्या बोलते हैं, राइज टाइम। अब इसकी राइज टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो डिले टाइम तो क्या है कि इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बाकी इसका वैल्यू आप लिख सकते हो कि 1 + 0.7 डेल अपॉन ओमेगा, बट नॉर्मली नहीं पूछते हैं, तो मैं इसको आपको बता नहीं रहा हूँ। राइज टाइम वो पूछ लेता है। तो राइज टाइम क्या है, राइज टाइम है कि जब वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 हो गई। 1 किसकी वैल्यू होगी, सीटी की, सीटी की वैल्यू 1 है। देखो ये सीटी है आपका, इस सीटी की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी है आपकी, 1। जब आपका राइज टाइम टी आर है, टी आर पे वैल्यू कितनी है आपकी, 1। तो मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, जो फाइनल अपना फॉर्मूला था उसमें सीटी की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, मेरा टाइम पता चल जाएगा, और वो टाइम क्या होगा, मेरा राइज टाइम। तो देखते हैं, तो अगेन एज पर द डेफिनेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट सिग्नल एट राइज टाइम इज 1, क्योंकि सीटी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1। सीटी की वैल्यू 1 होगी तभी तो राइज टाइम क्या होगा आपका, उसको राइज टाइम बोलते हैं। कि राइज टाइम में सी टी आर, यानी टी की जगह अगर मैं टी आर वैल्यू पुट कर दी तो वैल्यू कितनी हो, नीचे आपकी 1, और यही वैल्यू 1 मैंने यहाँ पे पुट की है। और स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता ही है, 1 - e⁻ जीटा ओमेगा एन, टी की जगह पुट क्या कर दिया आपने, टी आर, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द राइज टाइम, या और वी आर टॉकिंग अबाउट द राइज टाइम, अपॉन 1 - डेल्टा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा डी। ओमेगा डी की वैल्यू मैंने ये बता रखी है कि ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 - जीटा स्क्वायर आपकी होती है। टी की जगह अगेन टी आर डाल दिया +5, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। टी की जगह टी आर डाल दिया एंड सी टी की जगह 1 वैल्यू डाल दिया है।
क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम, दिस पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड द राइज टाइम एंड द आउटपुट एट राइज टाइम विल बी वन ओनली, वन ही होगा। अगर मान लो कि फाइनल वैल्यू अगर टू है तो देन यू हैव टू पुट द टू, उसके अकॉर्डिंग पूरा फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अपन ने जो फॉर्मूला डेराइव किया था, दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर द यूनिट स्टेप इनपुट। ये फॉर्मूला अपना निकल के आया था यूनिट स्टेप इनपुट के लिए। इफ यू चेंज द मैग्नीट्यूड, अगर आप यूनिट स्टेप नहीं लेके कोई अदर स्टेप इनपुट लेते हो, वेदर इट इज डबल, थ्री, ट्रिपल या उसमें उसके भी अगर कोई मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये एंटर फॉर्मूला भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर द यूनिट स्टेप इनपुट। तो सॉल्व करते हैं। तो देखो इधर से इधर ये वन वन से कैंसिल हो गया, वन से कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी होगी, इस कंप्लीट की वैल्यू कितनी होगी आपकी, जीरो, क्योंकि माइनस भी इधर चला जाएगा तो उसका मल्टीप्लीकेशन वाला जीरो आ जाएगी। अब देखो अपने पास दो दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। दो पॉसिबिलिटीज क्या है कि एक तो फंक्शन है आपका दिस वन और एक फंक्शन आपका दिस वन। अब ये फाइनल वैल्यू आपकी जीरो होनी है, कि ये बोल रहा है कि जो ये एंटायर फंक्शन है, दिस एंटायर फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, ये बोलना चाह रहा है। तो वो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये सारा का सारा जीरो है तो इसका मतलब क्या हो, या तो ये चीज जीरो हो या तो ये फंक्शन है। इस दो कौन कौन से फंक्शन है, एक है e टू द पावर माइनस एक्स का फंक्शन है और एक है मेरा साइन का फंक्शन है। सॉरी, एक तो मेरा क्या है e टू द पावर माइनस एक्स है, e टू द पावर माइनस एक्स का फंक्शन है। फर्स्ट वन इज e टू द पावर एक्स एंड सेकेंड वन इज साइन का फंक्शन, साइन ऑफ एक्स मान लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर ये वैल्यू जीरो है तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो e टू द पावर माइनस एक्स है अगर वो जीरो हो जाए तो मेरी एंटायर वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि जीरो से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगी, वैल्यू जीरो होगी। और या फिर क्या हो जाएगी, जो साइन ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। दोनों में से एक ही केस पॉसिबल है, अदरवाइज और कोई इसी केस नहीं है कि जिसके अंदर ये वैल्यू जीरो, या दोनों होगी कि यार ई टू द पावर एक्स भी जीरो हो जाए और ये भी दोनों जीरो हो जाए, तब जीरो हो सकता है। तीन पॉसिबल कंडीशन है। देखते हैं देखो क्या क्या होता है। अगर मान लो मेरे को इसको वैल्यू जीरो करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू मेक जीरो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ये वैल्यू अगर मेरी इनफाइनेट हो जाए, कौन सी, जीटा इंटू ओमेगा एन टी आर की वैल्यू अगर मेरी इनफाइनेट हो जाए, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ई टू द पावर माइनस इनफाइनेट अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस जीटा स्क्वायर, और वन अपॉन वन माइनस ई टू द पावर इनफाइनेट क्या लिखता हूं, वन अपॉन ई टू द पावर इनफाइनेट, और वन अपॉन ई टू द पावर इनफाइनेट की वैल्यू इनफाइनेट, वन अपॉन इनफाइनेट कितना हो जाएगा मेरा, जीरो। दिस इज द ओनली पॉसिबल कंडीशन। तो ये कब पॉसिबल है, जब ये वैल्यू आपकी इनफाइनेट हो, ये वैल्यू आपकी इनफाइनेट हो। अब देखते हैं इसके अंदर भी तीन अलग अलग पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट इज टी आर, सेकेंड इज ओमेगा एन, थर्ड इज डेल्टा। वन बाई वन बात करते हैं। डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू मैंने बताया कि प्रैक्टिकल केस के लिए क्या हो सकती है, जीरो से लेके वन के बीच में ही हो सकती है, कल मैंने बताया। यानी इसकी वैल्यू या तो जीरो होगी या वन होगी, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कभी भी इनफाइनेट नहीं हो सकती है। यानी ये वैल्यू इनफाइनेट कब हो सकती है, जब इनमें से तीनों में से कोई एक चीज है वो इनफाइनेट हो जाए। डेल्टा आपका इनफाइनेट हो नहीं सकता क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो से इनफाइनेट की इसकी वन। दूसरा है ओमेगा एन, दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कभी इनफाइनेट नहीं हो सकती। नेचुरल फ्रीक्वेंसी इनफाइनेट होने का मतलब है कि वहां पे ऑसिलेशंस हो ही नहीं रहे। आपने ये चीज देखी होगी, आपके घर में कोई पेंडुलम की वॉच होगी, घर में अगर किसी घर में होगी, पेंडुलम की वॉच क्या करती है, मूवमेंट करती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट या पर्टिकुलर लोकेशन के अबाउट मूवमेंट करती है। वो उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है कि वो अपना ट्रेवल पाथ यहाँ पे है, यहां से घूम के वो यहाँ पे आ रही है, देन अगेन वहां पे आ रही है, देन अगेन कितने, मतलब एक साइकिल पहुंच के वापस एक साइकिल आने में उसको टाइम कितना लग रहा है, वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। कुछ पेंडुलम जो क्लॉक्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, किसी की फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो ये ओमेगा एन भी कभी जीरो, कभी इनफाइनेट नहीं हो सकता है। और दूसरी थर्ड चीज है दैट इज टी आर, दैट इज राइज टाइम। राइज टाइम इनफाइनेट होने का मतलब क्या है कि आपका कभी वोल्टमीटर या एमीटर कभी फाइनल वैल्यू पे पहुंचा ही नहीं। ये कभी प्रैक्टिकली आपने देखा है कि भाई कोई वोल्ट मीटर है कि जो हमेशा अपने फाइनल पॉइंट के अबाउट हमेशा ऑसिलेशन ही करता जा रहा है, प्रैक्टिकल कभी भी पॉसिबल नहीं है ऐसा। हाँ, कुछ मोमेंटरी टाइम के लिए वो फ्लक्चुएट करेगा, देन फाइनली वैल्यू जाके फिक्स हो जाएगा।
इसका मतलब क्या है, न डेल्टा की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, न ओमेगा एन की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, न टी आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये कभी भी आपकी जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें से कोई भी चीज इनफाइनाइट नहीं हो सकती। इसका मतलब ये वैल्यू कभी भी आपकी इनफाइनाइट नहीं हो, जीरो कभी भी नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, बचा कौन सा फंक्शन, दिस फंक्शन। और आपको पता है कि ये कौन सा फंक्शन आपका ओनली साइन फंक्शन है। दिस इज द ओनली, दिस इज द ओनली साइन फंक्शन। और साइन, आपको पता है साइन फंक्शन क्या होता है, साइन का बिहेवियर जो आप ग्राफ प्लॉट करते हो वो कुछ टाइप से, इस टाइप से होता है। यानी साइन की कोई एक वैल्यू है, ये आपकी जीरो है, दिस इज योर 90 डिग्री या पाई बाई टू, दिस इज योर 180 डिग्री और पाई। अगर साइन पाई वैल्यू हो जाए तो ये वैल्यू कितनी हो सकती है आपकी, जीरो हो सकती है। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो क्वांटिटी है, विच वन क्वांटिटी, अगर ये क्वांटिटी अगर मेरी, दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी अगर मेरी पाई के बराबर हो जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस वैल्यू को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, मैं पाई के। यानी मैंने क्या लिखा है, अगर ये वैल्यू जीरो होनी है, ये वैल्यू जीरो, यही वैल्यू जीरो हो सकती है क्योंकि ये तो जीरो हो ही नहीं सकता है। ये मैंने बता दिया क्यों जीरो नहीं हो सकता है, ओनली यही भी जीरो हो सकती है। अगर ये वैल्यू जीरो हो गई, फॉर एग्जाम्पल दिस वैल्यू इज जीरो, देन ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाइड हो जाएगी। अगर ये वैल्यू जीरो के बराबर है तो इसकी जो वैल्यू है, यानी कौन से चीज की वैल्यू, ये जो इंटरनल है, ये ओनली दिस वन शुड बी इक्वल टू पाई। अगर ये वैल्यू पाई है, मतलब अगर ये चीज अगर पाई के बराबर है तो मेरा ये साइन पाई हो जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी साइन 180 डिग्री की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अगर ये जीरो हो गया तो ये फाइनल आपका ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस वैल्यू को अपन ने पाई के बराबर कर दिया, इसको अपन फाइनली सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, पाई माइनस फाइव हो जाएगा, सॉरी, पाई माइनस फाइव एंड डिवाइड बाई ओमेगा एन अंडरवुड 1 माइनस जीटा स्क्वायर, टी आर की वैल्यू। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डी लिख सकते हैं। मतलब आपका फाइनली जो टी आर होगा, दैट इज राइज टाइम, दैट विल बी इक्वल टू पाई माइनस फाइव डिवाइड बाई ओमेगा डी। दिस इज द फाइनल वैल्यू। ओके, गॉट इट। तो अगर कोई आपको ये पूछे कि फाइंड आउट द राइज टाइम फॉर द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इफ यू अप्लाइड द यूनिट स्टेप इनपुट, देन यू मस्ट रिमेंबर दैट टी आर इज इक्वल टू पाई माइनस फाइव अपॉन ओमेगा डी, और वेयर द ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो आपके देखो डेरिवेशन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछा जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये चीज पूछी जा सकती है, ये डाटा दे दिया, सपोज करो ओमेगा डी की वैल्यू दे दिया, ओमेगा एन दे दिया, जीटा दे दिया, या डेल्टा की वैल्यू दे दी, तो आपका जो टी आर है वो आपको पूछा जा सकता है कि यूनिट स्टेप इनपुट के लिए आपको राइज टाइम फाइंड आउट करना है, देन यू कैन कैलकुलेट इट बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये तो बात हुई राइज टाइम, ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज द पीक टाइम। दिस इज द पीक। पीक टाइम क्या होगा कि सिस्टम को, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को अपने मैक्सिमम पहुंचने में जो टाइम लग रहा है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को मैक्सिमम पहुंचने में जो टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड पीक टाइम। दिस पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज द पीक टाइम। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन होगा, दिस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड एज द टी। अब देखो टीपी निकालना है मेरे को, देखो राइज टाइम के लिए तो आपने क्या कर दिया, राइज टाइम के लिए तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बंद कर दिया। अब अपने को अगर टीपी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपन देखते हैं। यहां पे देखो कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे जा रहा है, ये टीपी है मेरा, यानी यहां पे मैक्सिमम पीक मिल रहा है। यहां पे देखो कि अगर मैं इस ग्राफ का, यहां पे अगर मैं एक टेंजेंट बनाता हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, पीक पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाता हूं
तो उसका जो एंगल है वो कितना है मेरा 0 डिग्री। अगर मान लो कि मेरे को टेंजेंट है दैट इज द मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा 45। ठीक है। अगर मान लो कोई टेंजेंट है जो उसके पैरेलल में ही है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितनी होगी आपकी 0 डिग्री। अगर आपकी कोई एक टेंजेंट है दैट इज मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री, देन द एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो एंगल बन रहा है दैट इज 0 डिग्री, और ये स्लोप है। अगर आपको कोई चीज की स्लोप निकालनी है, सपोज करो कि मैंने एक फंक्शन बोला है कि y इक्वल टू x² प्लस 2x+1, इसकी मेरे को टेंजेंट निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे ओनली। तो dy ओवर dx, x के रेस्पेक्ट में कर दिया तो क्या हो जाएगा, x² का 2x प्लस 2x का 2 और 1 का 0, ये इसकी क्या हो जाएगी टेंजेंट। ओके। तो अगर मेरे को इस फंक्शन की टेंजेंट निकालनी है देन आई हैव टू देन व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 1 टाइम। इसका 1 टाइम क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा, जो आपका फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन क्या था, सी टी इक्वल टू 1 माइनस सी टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट दिस 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 दिस। ठीक है। तो पीक टाइम के लिए क्या किया मैंने, डी सी टी बाई डी टी। देखो, the time required for the response to reach the first peak of the time response or first peak overshoot is called as the peak time। देखो, ओवरशूट और अंडरशूट में क्या फर्क होता है वो भी मैं बता देता हूँ। ओवरशूट का मतलब ये है, अगर आपका ये जो ये आपका फाइनल मैग्नीट्यूड है, उसके अबव जो मैग्नीट्यूड आ रहा है जहां पे ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं अपन ओवरशूट। ओवरशूट, ठीक है। और ये जो नीचे जा रहा है इसको बोलते हैं अपन अंडरशूट, क्योंकि नीचे हो रहा है अंडरशूट। ऊपर वाला ओवरशूट, नीचे है अंडरशूट। ठीक है। अब देखो, ये जो पहला है इसको बोलते हैं अपन ओवरशूट, ये अंडरशूट देन ओवरशूट देन अंडरशूट, ओवरशूट और अंडरशूट। अब ये जो पहला है इसको बोलते हैं अपन पीक ओवरशूट या फर्स्ट पीक, फर्स्ट ओवरशूट। दिस विल बी द, इसको पीक भी बोलेंगे क्योंकि इससे ज्यादा कोई भी वैल्यू इसमें नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट ओवरशूट या पीक ओवरशूट, ये होगा आपका फर्स्ट अंडरशूट। ये होगा सेकंड ओवरशूट, दिस विल बी सेकंड अंडरशूट। ये होगा आपका थर्ड ओवरशूट, ये होगा आपका थर्ड अंडरशूट। यानी पीक ओवरशूट और फर्स्ट ओवरशूट आपकी बराबर होगा। फर्स्ट फर्स्ट ओवरशूट बोल दो या पीक ओवरशूट बोल दो, या फिर आप क्या बोलो, फर्स्ट अंडरशूट बोलो। ये होगा आपका फर्स्ट अंडरशूट क्योंकि पहली बार नीचे गया है। ये क्या होगा आपका सेकंड सेकंड ओवरशूट, क्योंकि फर्स्ट ओवरशूट यही मिल चुका है, सेकंड ओवरशूट। फिर ये होगा सेकंड अंडरशूट, दिस इज योर थर्ड ओवरशूट एंड दिस इज योर थर्ड अंडरशूट। ओके। तो ये है ओवरशूट और अंडरशूट के बारे में। तो देखो, पीक टाइम की बात कर रहे थे अपन, तो पीक टाइम में क्या है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पॉन्स टू रीच द फर्स्ट पीक ऑफ द टाइम रेस्पॉन्स और फर्स्ट पीक ओवरशूट इज कॉल्ड एज द पीक टाइम। और इसका अगर आपको वो करना है तो आप क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो अपने पास में फंक्शन क्या था, सी टी इक्वल टू दिस। इसका जब डिफरेंशिएशन किया तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में आपकी अच्छी एबिलिटी जो होनी चाहिए, देन यू कैन मेक इट। तो डी सी टी बाई डी टी किया तो इसमें दो फंक्शन है, दो क्या तीन फंक्शन है बेसिकली। एक फंक्शन आपका ई टू द पावर एक्स है, एक साइन है। तो इनका जब डिफरेंशिएशन करोगे आप देख लेना ये डिफरेंशिएशन कैसे मैंने किया है। उसको डिफरेंशिएशन करने के बाद में इक्वल टू 0 पुट करोगे आप, क्योंकि वहां पे स्लोप की वैल्यू कितनी है आपकी। जब आप इक्वल टू 0 इसको पुट करोगे तो फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू टीपी इक्वल टू पाई अपॉन एंड ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये आप कैलकुलेशन आप देख लेना, इजी कैलकुलेशन है। अगर मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग है देन इजीली यू कैन डू इट। तो मैंने अभी आपको ये स्लाइड दिखा दी है, आप अपना घर पे जाके एक बार ट्राई करना इसको, देन यू विल गेट आइडिया कि इसको कैसे सॉल्व किया है। ठीक है। तो एक बार इसको देख लेना आप। फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी टीपी इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। दिस इज योर टीपी एंड दिस पर्टिकुलर कॉल्ड एज द पीक टाइम।
पीक टाइम। और यहाँ पे देखो इसको और सोल्व कर सकते हैं, इस टीपी को अपन लिख सकते हैं पाई अपॉन ओमेगा डी, क्योंकि ओमेगा एन की वैल्यू किस, ओमेगा एन अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, आपकी ओमेगा डी के वैल्यू के बराबर। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट अबाउट टीपी, यानी आपका पीक टाइम। तो आज की क्लास में मैंने डिले टाइम बताया आपको, ठीक है, और दूसरा मैंने बताया आपको राइज टाइम। फर्स्ट वन इज डिले टाइम, राइज टाइम एंड द पीक टाइम। और रिमेनिंग जो 3 हैं देख लीजिए, मैक्सिमम पीक ओवरशूट, सेटलिंग टाइम एंड स्टेडी स्टेट, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कवर कराऊंगा आपको, है ना। तो इनको आप अच्छे से, इनकी न्यूमेरिकल्स को देखो, आप डेरिवेशन से उनको देखो आप। और डिले टाइम में तो है ही नहीं कोई, राइज टाइम और पीक टाइम में अब जब हाथ से करोगे तो आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसको एक बार देख लेना डेरिवेशन को कि कैसे मैंने इसको किया है, मैथमेटिक्स उसकी। अभी कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ लो।